मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नए चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए, ये टॉपिक है टार्क ऑन ए बार मैग्नेट। मतलब एक मैग्नेट है, उस पर क्या टार्क लगेगा उसकी हम जानकारी देंगे और उससे संबंधित फार्मूले डिराइव करेंगे और उसके डिटेल्स में जानेंगे कि क्या ये है और कैसे इसके न्यूमेरिकल आते हैं। तो चलिए आपको शुरुआत करते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए बार मैग्नेट क्या होता है। देखिए मैग्नेट आप जानते ही हैं कि इसकी गुण क्या होते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि लोहे के छोटे छोटे कणों को या कोई भी लोहे की वस्तु है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन जब इसको हम मान लीजिए एक धागे में लटका करके ऐसे लटकाते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखिए एक लाइन की दिशा में नहीं घूमता है। और जब तक कब तक घूमेगा, जब तक कि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ना हो जाए। तो देखिए इसका मतलब मैग्नेट पर भी बल लगता है। किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो ये एक तरह से ये समझिए कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कहीं लगाए हुए हैं और उसमें हम किसी मैग्नेट को लाते हैं, धागे से अगर लटका देते हैं, तो वो मैग्नेट भी एक दिशा में आकर के रुक जाएगा। तो यही टार्क कहलाता है। तो टार्क मतलब उस दिशा में घुमाने के लिए कौन सा बल लग रहा है, उसी की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए आगे हम इसको और डिटेल में जानते हैं। तो देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए मैग्नेट है। मान लीजिए ये मैग्नेट, आप ये जानते हैं कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक ये साउथ पोल होता है। तो दो पोल इसमें, नॉर्थ पोल और साउथ, और इसकी पोल स्ट्रेंथ होती है, मतलब इसकी जो पावर है वो पोल स्ट्रेंथ इसको ये होती है। ये भी आपको हमने बताया था कि ये नॉर्थ पोल से बल रेखाएं निकल करके साउथ पोल की तरफ एक बंद लूप बनाती हैं। हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये बंद लूप एक बनाती हैं ये बल रेखाएं। कभी भी ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इस तरह से एक मैग्नेट एक तरह समझिए चारों तरफ से बल रेखाओं से घिरा हुआ है। जब इस मैग्नेट को हम किसी भी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अब देखिए जैसे ये मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से मैग्नेटिक बल रेखाएं हैं, ये देखिए इससे। अब इसमें कोई भी मैग्नेट को हम छोटे से मैग्नेट को यहाँ पर रखते हैं, तो देखिए इसमें भी आप ये भी जान लीजिए कि हर एक मैग्नेट के एटम एक करंट लूप की तरह काम करते हैं। जैसे ऐसे लूप करंट लूप की तरह काम करते हैं ऐसे, और इस पर भी जो है बल लगता है। ये देखिए एक इधर से बल लगेगा और एक इधर से बल लगेगा, एक ऐसे बल लगेगा और एक ऐसे बल। हर एक ये करंट लूप है। इसमें क्यों करंट लूप हम क्यों यहाँ पर कर रहे हैं? क्योंकि एटम के किसी भी एटम में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो वो करंट बहेगी। तो इस तरह से उसको हम कहते हैं करंट। ये सब करंट लूप हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक चुंबक रखा गया है। अब इसी चुंबक को अगर हम धागे से लटका देंगे तो ये हमेशा घूम करके ऐसी इस दिशा में आ जाएगा, ऐसे इस दिशा में ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक स्थायी अवस्था आ जाएगी जहाँ पर ये रुका रहेगा, और वो क्या होगा, उसी जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है उसी दिशा में आकर के रुक जाएगा। तो इसी के बारे में हम आपको अभी एक फार्मूला निकालेंगे। तो देखिए करंट लूप, अभी हमने बताया ना करंट लूप क्या होता है, उस पर क्या टॉर्क लगेगा। टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। अभी हाँ आप समझ लीजिए ये टार्क है। आई जो है इसलिए लिया गया क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर चक्कर लगाता है तो करंट बहेगी ही बहेगी। ए जो है एक करंट लूप, जैसे ये करंट लूप हमने बताया था ना, ये एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ये करंट लूप है। उसमें चूंकि धारा बह रही है तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एक करंट। उसका क्षेत्रफल ए है।
ये कर क्षेत्रफल हो गया। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड और चुंबक के एक्सिस के बीच का ये कोण है। तो एक करंट लूप में इतनी जो है टार्क लगते हैं। अब मान लीजिए उस करंट यन करंट लूप है, एक मैग्नेट में एक ही तो होगा नहीं एटम, हजारों करोड़ों अरबों होंगे। तो ये हर एक करंट लूप की तरह काम कर रहा है। हर एक की संख्या मान लीजिए टोटल यन हो गई, तो कैपिटल यन से गुना कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा होल। ये डब्लू लिख दिया हमने, टी डब्लू टाउ डब्लू, तो एन आई ए बी साइन थीटा। ये हो गया टोटल टार्क ऑन ए बार मैग्नेट। देखिए बार मैग्नेट और करंट लूप में बहुत फर्क है। दो चीज़ें आप ध्यान क्लियर समझ लीजिए। मैग्नेट जो लोहे का लंबा आप देखे होंगे लैब में, वो होता है। अब उस मैग्नेट के अंदर करोड़ों और अरबों संख्या में एटम होते हैं, और उस एटम में चूँकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के कारण एक करंट लूप बन जाता है। और वो बहुत सारे एटम्स हैं करोड़ों संख्या में, तो उनकी संख्या मान लीजिए यन है, कैपिटल यन। तो उस करंट लूप के कारण धारा आई बह रही है, और ए उसका क्षेत्रफल है। बी मैग्नेटिक फील्ड में वो बार मैग्नेट रखा गया है। तो इस तरह से टोटल जो होगा उस पर टार्क, जिसको हम लोग यहाँ पर टाउ डब्लू से दिखाए हुए हैं, तो ये हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसमें एन आई ए क्या है। देखिए टार्क इज इक्वल टू एन आई ए, ये एक अलग है, इसको हम अलग रख दे रहे हैं, और बी साइन थीटा, इसको हम अलग से पी एम से प्रदर्शित कर रहे हैं, पी एम बी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर पी एम क्या है, पी एम इज इक्वल टू, यहाँ पर पी एम इज इक्वल टू क्या है, एन आई ए। तो पी एम की वैल्यू एन आई ए है। इसको हम अलग से नाम देंगे, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये जो है क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो पी एम की वैल्यू जो हो गई एन आई ए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किन बातों पर निर्भर कर रहा है, नंबर ऑफ करंट लूप, धारा पर और उसके क्षेत्रफल पर। तो पी एम इज इक्वल टू एन आई ए। देखिए यहाँ हम अलग से लिख दे रहे हैं, पी एम इज इक्वल टू कैपिटल एन आई ए। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा पी एम का, देखिए एन तो संख्या है इसलिए इसका कोई वो नहीं है, ये आई को हम लोग किस में दिखा देंगे, एम्पियर में, और क्षेत्रफल है ये तो इसलिए एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, देखिए जो पी एम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और इसकी वैल्यू एन आई ए स्क्वायर होती है, और इसका एस आई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ये एस आई यूनिट है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, देखिए एम्पियर को कैपिटल ए से दिखा दीजिए और मीटर को ए एल स्क्वायर, तो ये इसकी बीमीय फार्मूला हो जाएगा। तो ए एल स्क्वायर, ए जो है एम्पियर हो गया और एल जो है लेंथ हो गई। तो इस तरह से एक नई भौतिक राशि ये क्या कहलाती है, मैग्नेटिक, ध्यान दीजिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हमने अभी देखिए फिर से आपको एक बार और क्लियर कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए कोई भी मैग्नेट, पहले तो आप मैग्नेट समझ लीजिए, कोई भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये खुद एक मैग्नेट है, इसलिए इसकी कुछ बल रेखाएं होंगी, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी चुंबक को हम किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, ऐसे दूसरे मैग्नेटिक फील्ड जिसकी बल रेखाएं ये हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो इस पर एक अलग से बल लगेगा, इस
इस पर एक बलक से बल लगेगा, टार्क लगेगा, जिसका मान होगा I/A/B साइन थीटा होगा। ये केवल एक करंट लूप, देखिए अभी हमने बताया कि एक एटम जो है एक तरह से करंट लूप की तरह काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि एटम के नाभिक में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और चक्कर लगाने के कारण उसमें धारा बहेगी और उस धारा का मान I हमने लिख दिया, उसका क्षेत्रफल A हो गया, B चुंबकीय क्षेत्र हमने लगाया ही है, और थीटा जो है चुंबकीय एक्सिस और चुंबकीय क्षेत्र लगा उसके बीच की एंगल है। अब देखिए चुंबक का एक्सिस क्या होता है, इसको भी ध्यान दीजिए। देखिए अब जैसे ये मैग्नेट, ये हमने मैग्नेट ले लिया, ठीक है। थोड़ा फिगर हाथ से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मैग्नेट है और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र, बल रेखाएं हैं उसकी। एक्सिस इसकी क्या होती है हमने बताया, ये इसकी एक्सिस इस चुंबक की एक्सिस क्या होगी, इसकी नॉर्थ पोल ये हो गया, साउथ पोल ये हो गया। तो एक्सिस ये है इसकी, देखिए ये एक्सिस इसकी हो गई, ये इसकी चुंबक की एक्सिस हो गई। इसको किसी धागे से ऐसे हमने लटका दिया है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगी यही थीटा कहलाएगी। ये एंगल क्या कहलाएगी? थीटा कहलाएगी। किसके किसके बीच की? चुंबकीय एक्सिस, ये मैग्नेट की जो एक्सिस है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो मिलाते हैं वो, और जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसके बीच की जो एंगल होगी वो थीटा होगी। तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब इसमें ये भी ध्यान दीजिए, चुंबक तो है लेकिन इसके अंदर एटम है, तो हर एटम के में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसी को कहते हैं करंट लूप। ये करंट बह रही है, इसमें करंट लूप कहलाएगी। इस तरह से बहुत सारे करंट लूप इसमें ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे, तो उसको हम लोग करंट लूप कहेंगे, जिसकी संख्या हमने क्या ली है? कैपिटल N ली है। और दूसरा देखिए NIAPM, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये शब्द याद रखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो PM की वैल्यू क्या होती है? NIA, ये मैक्सिमम है, समझ लीजिए। तो इस तरह से PM की वैल्यू NIA हो गया। तो टार्क जो लग रहा है मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NIAB साइन 90 डिग्री पर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अगर जो थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री ले लें तो साइन 91 होता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? NIAB। तो देखिए ये टार्क, ये ध्यान दीजिए टार्क है, ये टार्क मैक्सिमम इज इक्वल टू NIAB। अब देखिए टार्क मैक्सिमम इज इक्वल टू NIAB। NIA को हमने क्या दिखा दिया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, PM इंटू B हो गया। तो टार्क मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। अब इसी से हम इसकी परिभाषा भी निकालेंगे। देखिए किसकी? PM की। तो PM मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, PM इज इक्वल टू टार्क अपॉन B। तो अब देखिए कैसे परिभाषा कैसे बनाई जाती, कैसे लिखी जाती है। आपको रटने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर रटना नहीं है आपको। टार्क मैक्सिमम अपॉन B, द रेशियो ऑफ टार्क मैक्सिमम अपॉन B को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? PM से। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कैसे? देखिए टार्क मैक्सिमम, ये भी जो लिखे हैं हम, टार्क मैक्सिमम इज इक्वल टू PM इंटू B। तो PM
इज इक्वल टू टार्क मैक्सिमम अपान बी हो गया। अब देखो परिभाषा कैसे, अगर बी इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाई एम्पियर मीटर हम लिख दे रहे, 1 कर देते हैं, तो पी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टार्क मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। तो देखिए डाईपोल मोमेंट, किसी भी मैग्नेट का डाईपोल मोमेंट जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पीएम से प्रदर्शित करते हैं, वह टार्क के बराबर होगा जब चुंबकीय क्षेत्र B का मान 1 होगा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टार्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट व्हेन हेल्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। अब आप इसको नोट कर लीजिए, जैसा कि हम अभी बोल रहे हैं, इसका ये परिभाषा आप नोट कर लीजिए। द मैग्नेटिक मोमेंट, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, द मैग्नेटिक मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टार्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट व्हेन हेल्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी भी मैग्नेट को, देखिए हिंदी में भी समझ, जब हम किसी भी मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टार्क लगता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड B का मान 1 हो तो टार्क जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट के बराबर होगा। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब चलिए इसको हम आगे से इसकी यूनिट और वो सब बता देते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि पी एम इज इक्वल टू एन आई ए। अब देखो इसकी जो अगर कोई यूनिट मांगे या इसकी बीमा लिखने के लिए कहे तो बहुत सिंपल, एन की बीमा कुछ नहीं होगी कि ये नंबर होता, आई की बीमा होगी, आई को हम एम्पियर से दिखाते, कैपिटल ए लिख दिए, और मीटर, ये क्षेत्रफल है तो इसको हम लोग मीटर स्क्वायर से लिख दिए। इसके बाद इसका बीमी सूत्र तो ये आ गया, और बीमा क्या इसकी होगी, इस पर 1 पावर है तो 1,2 इसकी बीमा हो जाएगी। तो मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट का मात्रक क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बेटे अच्छी तरह से इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। 2-3 बातें हम फिर से आपको दोहरा देते हैं और इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। एक तो देखिए एक मैग्नेट है, पहले चीज़ तो एक मैग्नेट लिया हमने, और उस मैग्नेट को देखिए एक मैग्नेट हमने ले लिया, ऐसे एक मैग्नेट हमने लिया, और इस मैग्नेट को हमने धागे से ऐसे लटका दिया। तो हम देखते हैं कि ये मैग्नेट ऐसे स्थिर नहीं रहता है, स्थिर रहेगा, लेकिन जब हम इसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख देंगे तो ये स्थिर, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है B, तो ये स्थिर नहीं रहेगा। ये क्या करेगा, ऐसे घूम करके इसी के दिशा में ऐसे घूमेगा और इसी के दिशा में अलाइंड होगा, मतलब जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है उसी दिशा में ये रुकने की कोशिश करेगा। उस स्थिति में थीटा का मान 0 होगा, तब उस पर कोई टार्क नहीं लगेगा। देखिए टार्क मतलब उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो कोई किसी भी मैग्नेट को अगर किसी बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक बल लगेगा जिसको हम लोग टार्क कहेंगे। टार्क के कारण वो घूम करके मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही रुकेगा, और इस टार्क का मान कितना होगा, NIAB साइन थीटा। इस टार्क का मान, टार्क जो टाउ है उसकी वैल्यू हो जाएगी NIAB साइन थीटा, जहाँ की N नंबर ऑफ लूप्स हैं। लूप्स अब क्या है, क्योंकि हर मैग्नेट में बहुत सारे एटम होते हैं और एटम में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएंगे तो धारा बहेगी। तो ये नंबर ऑफ लूप्स हैं, हर इलेक्ट्रॉन के जो चक्कर लगा उसके नंबर ऑफ लूप हैं। आई इसमें करंट बह रही है, एक करंट
उस लूप की एरिया है। ध्यान दीजिए, बार मैग्नेट नहीं, उसको करंट लूप की एरिया है। बी मैग्नेटिक फील्ड और थीटा जो है एंगल है। तो टार्क मैक्सिमम कब आएगा? टार्क मैक्सिमम की वैल्यू जब आएगी जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस समय ये फार्मूला हो जाएगा NIAB। अब यहाँ पर इस इतनी राशि को NIA को हम अलग से एक दूसरी चीज लिख रहे हैं जिसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो टार्क मैक्सिमम इज इक्वल टू PM B साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि PM की वैल्यू हमने अलग कर दी, इसको हमने लिख दिया NIA लिख दिया ये, और इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल में इसका मात्रक हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब देखो, इसी से हम टार्क मैक्सिमम की परिभाषा से हम इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी हम परिभाषा निकाल लेंगे। टार्क मैक्सिमम इज इक्वल टू PM इंटू B हो गया। अब PM इज इक्वल टू टार्क मैक्सिमम अपान B। अब B इज इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो PM इज इक्वल टू टार्क मैक्सिमम हो जाएगा। तो कैसे परिभाषा लिखेंगे इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की? अगर चुंबकीय क्षेत्र, कोई भी चुंबक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 1 है, तब जो होगा उस समय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू टार्क के बराबर होगा। तो उस स्थिति में आपको सीधे सीधे ये लिख देना है कि इससे टार्क मैक्सिमम इज इक्वल टू PM इंटू B। सीधे लिख करके PM की वैल्यू लिख दीजिए, PM इज इक्वल टू टार्क मैक्सिमम लिख दीजिए अपान B कर दीजिए, और यहाँ पर B इज इक्वल टू 1 कर दीजिए। तो इसमें क्लियर आ गया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू टार्क मैक्सिमम के बराबर होगी। यही परिभाषा इसकी हो जाएगी। तो मैग्नेटिक डाइपोल अब आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग PM से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और इसकी बीमी सूत्र भी हमने आपको बता दिया। और 2-3 बातें इसको याद रखने वाली चीज़ें ये है कि कोई भी मैग्नेट किसी भी बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक बाह्य बल लगता है, उसके कारण वो टार्क लगता है। टार्क के कारण उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकाली जाती है और उससे उसकी परिभाषा लिख दी जाती है। अब देखिए, एक अलग ढंग की हम परिभाषा बताने जा रहे हैं इसी का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है ये समझ लीजिए। मैग्नेटिक डाइपोल, इसको पहले आप समझ लीजिए कि मैग्नेटिक, देखिए ये मैग्नेट, ये चुंबक है। डाइपोल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, इसकी अपनी पावर होती है। नॉर्थ पोल की अलग पावर होती है और साउथ पोल की अलग पावर होती है। अब इसी मैग्नेटिक डाइपोल के लिए हम दूसरा एक फार्मूला निकालने जा रहे हैं। इसमें कुछ बातें आप याद रखिए। मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है? लेंथ, एक शब्द ये भी आएगा, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक लेंथ। देखिए ये जो लेंथ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की दूरी, ये जो होती है वो मैग्नेटिक लेंथ कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। फिर से याद नोट कर लीजिए, हम आपको नोट भी लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ m, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ m ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटिक लेंथ 2L
ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखिए अब यहाँ नई परिभाषा हम देने जा रहे हैं। पी यम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यम इंटू 2L। देखिए यम क्या है, इसे मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ है। यम को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। पोल जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो पावर है, उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से। और 2L क्या है, मैग्नेटिक लेंथ है। लेंथ का भी हमने बताया कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। दो बातें याद रखिए, एक तो मैग्नेटिक लेंथ, ये यहाँ हमने इसको 2L से प्रदर्शित किया। क्या है ये, दोनों पोलों के बीच की दूरी है, सिंपल सी। यम क्या है, स्मॉल यम क्या है इसमें, ये भी देखिए स्मॉल यम। दूसरी चीज, यम जो है इसको कहते हैं पोल स्ट्रेंथ, TRENGTH। ये पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको हम लोग कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर जो नई परिभाषा आ रही है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, पी एम इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। ये भी ध्यान दीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। पीएम जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू होती है यम क्रॉस 2L। यम की वैल्यू पोल स्ट्रेंथ, एम को पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, और 2L जो है लेंथ में पूरे मैग्नेट की लेंथ है। अब इसका मात्रक क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए SI यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया ये पीएम का जो NIA से हमने बताया था ना, वही चीज़ है। ये हो गई एम्पियर हो गई इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी जो है मात्रक ये हो गया, ये इसका मात्रक हो गया। और यूनिट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ जो है उसकी यूनिट क्या होगी। अब देखिए उसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट जिसको हम लोग यम से दिखाते हैं, यम इज इक्वल टू, देखिए यम ये यम है, यम इज इक्वल टू अभी फार्मूले से पी यम अपान 2L। तो पीएम अभी आपको ने बताया था, पीएम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ये इसकी जो होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और यह लेंथ की मीटर हो जाएगा, तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी एम्पियर मीटर। इसकी AM एम्पियर मीटर ऐसे दिखाएंगे। तो याद रखिए दोनों की ऐसा यूनिट, पोल स्ट्रेंथ की भी और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में कहीं भी जैसे अगर आपको थ्योरी बहुत क्लियर हो जाएगी तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा न्यूमेरिकल लगाने में। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन है, पोल स्ट्रेंथ, कुछ नए नए शब्द हमने इसमें यूज किया है। जैसे पोल स्ट्रेंथ को हम लोग किससे दिखाते हैं, यम से। ये कुछ नहीं है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की स्ट्रेंथ है, उसकी शक्ति है। 2L क्या है, टोटल लेंथ है बार मैग्नेट की। और पीएम क्या है, पीएम जो है इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ध्यान दीजिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ यम इंटू 2L। 2L इज द टोटल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट जो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, जबकि पोल स्ट्रेंथ की
यूनिट होती है केवल एम्पियर मीटर। तो इसकी समरी हम आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या क्या शब्द हमने यूज किया। टार्क, ये टार्क हो गया जो बार मैग्नेट पर लगता है। दूसरा हमने यूज किया इसकी PM इज इक्वल टू NIA। तीसरा इसी PM को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PM इज इक्वल टू M इंटू 2L। टार्क की वैल्यू हमने अभी बताई थी NIAB साइन थीटा। ये 3 फार्मूले आपको हमने बताया। अब देखो इस फार्मूले को याद रखिए। उसके बाद हमने क्या बताया था, इसकी मात्रक। तो इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए यूनिट भी नोट कर लीजिए। पहला है PM, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, PM की यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, सब नोट कर लीजिए। और दूसरा जो है पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर। ये इसके पोल स्ट्रेंथ की यूनिट हो गई। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हम आपको आज एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिया। अब इस पर जो है हम न्यूमेरिकल के हम लाएंगे वीडियो, जिसे आप देखिएगा और नए नए टॉपिक के नए नए क्वेश्चंस लाएंगे जो कंपटीशन, खास तौर से इंजीनियरिंग में जो बच्चे बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस होंगे। और इंजीनियरिंग में बैठने के लिए, किसी भी बड़े कंपटीशन में बैठने के लिए आपको फिजिक्स के हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए। इसीलिए हम देखिए आज क्या हमने आपको बताया। पहले तो बताया कि बार मैग्नेट क्या होता है, सारांश समझ लीजिए। बार मैग्नेट जो होता है वो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका क्या गुण होता है। उसका गुण ये होता है कि वो हर एक लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ खींचता है। इसमें 2 पोल होते हैं। और उसके बाद हमने बताया कि टार्क, उस पर क्या लगता है, हर एटम, हर मैग्नेट के अंदर एटम होते हैं जिसमें एक करंट लूप होता है। करंट लूप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चूंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो वो करंट प्रवाहित होती है, उसे हम कहते हैं करंट लूप। उसके बाद हमने बताया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की क्या परिभाषा होती है, और ये भी बताया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो टार्क के बराबर होता है कब, जब B इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद पोल स्ट्रेंथ बताई हमने। पोल स्ट्रेंथ बताने के बाद हमने एक नया फार्मूला दिया जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, वो PM इज इक्वल टू M इंटू 2L होता है। तो इस तरह से ये सारे फार्मूले हम आपको बताए और इसकी यूनिट बता दी। तो आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और वीडियो को पूरा देखे होंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको कॉन्सेप्ट एकदम इसका क्लियर हो गया होगा। अब नए वीडियो में हम लेके आएंगे क्वेश्चंस, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, और उसमें भी हम आपको उस टाइप के क्वेश्चन लाएंगे जो अगली परीक्षाओं में, कंपटीशन की परीक्षाओं में या बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बेटे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा और सुना और समझा होगा। चलिए नए वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, फिर उसकी हम तैयारी कर करके आपको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।